स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हानी वॉइस में। चलते हैं एक नई कहानी पर। आज फिर मेरा छोटा भाई मेरे कमरे में सोने के लिए आ गया था। मैं पहले तो हैरान हुई कि अचानक से मेरे भाई को मेरे कमरे का सोने का जुनून क्यों चढ़ गया था, मगर मैं जब भी उससे पूछती तो वही कहता कि इसको अब अकेले कमरे में सोने से डर लगता है। मुझे अपने छोटे भाई पर बहुत प्यार आया था और मैंने इसको अपने साथ सुला लिया। वो वैसे भी 12 साल का छोटा सा बच्चा था और मैं क्योंकि 22 साल की थी तो मेरे लिए तो मेरा भाई बहुत ही छोटा था, इसलिए मुझे इसको अपने साथ सुलाने पर कोई मसला नहीं हुआ था। इस तरह अब तकरीबन रोज ही मेरा भाई उस वक्त मेरे पास सोने के लिए आता था जिस वक्त मैं बस सोने ही वाली होती थी। पहले पहल तो मैंने इस बात को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और अपने भाई को अपने पास सुलाती रही, मगर फिर कुछ दिनों के बाद मुझे अपने भाई में अजीब से बदलाव महसूस होने लगे थे। मुझे लगता था कि जैसे मेरा भाई मुझे हर वक्त बहुत गौर से देखता है, और सिर्फ रात ही नहीं, मेरा छोटा भाई दिन में भी अब मेरे आगे पीछे घूमने लगा था। मैं जहाँ जाती वो मेरे पीछे ही होता था। मैं किचन में काम कर रही होती तो मेरा छोटा भाई भी किचन में ही मेरे पास आकर बैठ जाता, और जब तक मैं किचन में काम करती रहती वो वहीं पर बैठा रहता था। और अगर मैं इसको बोल भी देती कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अपने दोस्तों के साथ जाकर खेलते क्यों नहीं हो, और मैं इतने दिनों से देख रही हूँ कि अब तुम स्कूल की छुट्टियाँ बहुत करने लगे हो और ये बहुत गलत बात है। इस तरह तुम्हारा पढ़ाई का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा और तुम अपनी क्लास वालों से बहुत पीछे रह जाओगे, और जो मेरा ख्वाब है तुम्हें डॉक्टर बनाने का वो भी पूरा नहीं हो पाएगा। तुम अब अपना छुट्टियों वाला गलत रूटीन खत्म कर दो और दोबारा से स्कूल जाना शुरू कर दो। तो मेरा भाई ये बात सुनकर लड़ने वाले अंदाज में कहता कि बस दीदी, नहीं जाना मुझे स्कूल, मैं घर बैठ कर पढ़ाई कर लेता हूँ और मुझे ज़्यादा पट्टी ना पढ़ाए और ना ये कोशिश करे कि मैं घर से बाहर रहूँ, और ना ही अब मुझे दोस्तों के साथ खेलने में दिलचस्पी रही है। मैं अब बड़ा हो गया हूँ और घर में आपके साथ रहना चाहता हूँ, तो बार बार मुझसे एक ही बात मत कहा करें प्लीज़। मैं अपने भाई की बातें सुनकर हैरान होती और परेशान भी होने लगी थी, क्योंकि वो अपनी आदत, फितरत और रूटीन से हटकर सारे काम कर रहा था, जबकि वो पहले ऐसा नहीं था। वो अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस था और दिन रात अपनी पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत करता था, और अपनी क्लास में वो सबसे ज़्यादा अच्छा बच्चा था। और फिर स्कूल से आकर थोड़ी देर आराम के बाद वो पास वाले पार्क में चला जाता था और शाम तक अपने दोस्तों के साथ खेलता। शुरू से मेरे छोटे भाई की यही रूटीन रही थी, तो फिर अब इसको ऐसा क्या हो गया था कि वो दिन रात मेरे सर पर सवार रहने लगा था। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने महसूस किया था वो घर बैठकर मुझ पर ही नज़र रखता था और उसकी नज़रें मुझे अंदर तक उतरती महसूस होती थी। वो जैसे मुझे अंदर तक छानबीन करना चाहता हो, इसलिए यह हरकत मुझे परेशान कर रही थी। और फिर जो काम उसने रात को शुरू किया हुआ था, अब तो उससे भी मुझे घबराहट होने लगी थी। मैं जब भी सोने की तैयारी करती, मेरा छोटा भाई मेरे कमरे में आ जाता और मुझे कहता कि मुझे आपके साथ सोना है। पहले तो मैं इसको छोटा बच्चा समझकर पास सुलाती रही, मगर फिर मैंने महसूस किया कि जब वो रात को मेरे पास आता था तो उसकी हालत बहुत अजीब सी महसूस होती थी। इसकी आंखें लाल हुई होती थी और अजीब तबीयत का लग रहा होता था, और इसकी आंखों में भी मुझे कुछ अलग ही महसूस होने लगा था, और ये बात मुझे बहुत परेशान करने लगी थी। और जब भी मैं अपने भाई से पूछती कि तुमको क्या हुआ है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तो वो मुझे कहता कि नहीं दीदी, मैं ठीक हूँ, बस दोस्त के अस्तबल में गया था, वहाँ मैंने घोड़ी का दूध पी लिया था, इसलिए तबीयत थोड़ी अजीब हो रही है, सुबह तक ठीक हो जाऊंगा। तो मैं इसकी बात पर बहुत हैरान होती और बोलती कि तुम पागल हो, तुम घोड़ी का दूध क्यों पीने लगे हो, जबकि घर में गाय वाला दूध मौजूद है, मत पिया करो घोड़ी का दूध। तो मेरा भाई कहता कि कुछ नहीं होता, बस दोस्तों के साथ हंसी मजाक में पी लेता हूँ, घोड़ी का दूध इतनी बड़ी बात नहीं है। मेरा भाई तो इस बात को भी बहुत मामूली समझता था, मगर ये बात सुनकर मैं बहुत हैरान हुई थी। भला इसको क्या जरूरत पड़ी थी कि वो घोड़ी का दूध पीने लगा था, और फिर इसके आखिर किस किस्म के लड़कों के साथ दोस्ती हो गई थी कि वो घोड़ी का दूध पीने लगा था, और इस बात को बहुत मामूली समझता था। मगर मेरा भाई अब बड़ा हो रहा था और मैं इसको किसी भी बात के लिए टोकती तो वो बुरा मानते हुए मुझसे लड़ाई करने लगता था, इसलिए मैं इसको ज़्यादा कुछ नहीं कहती थी। मगर अब कुछ दिनों से इसका रवैया बहुत ज़्यादा बदला बदला सा था, और फिर एक मैं अपने छोटे भाई से बहुत डर गई थी। जब आधी रात को प्यास लगने की वजह से मेरी आँख खुली तो मैं देखकर हैरत में पड़ गई थी कि मेरा छोटा भाई जाग रहा था और मुझे ही देख रहा था। इसका इस तरह मुझे घूर घूर कर देखना बहुत परेशानी में डाल गया था। मैं अब अपने भाई से बहुत घबराने लगी थी, और फिर मैंने इसको एक दिन बोल भी दिया कि तुम अब बड़े हो रहे हो तो तुम अपने कमरे में सोया करो। मेरी बात सुनकर वो गुस्से से बोलने लगा, ठीक है,
अगर मैं बड़ा हो गया हूँ तो ये घर छोड़कर ही चला जाता हूँ, फिर आपको मेरी तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी। अपने छोटे भाई के मुंह से बातें सुनकर मैं कांप गई थी और फिर फौरन उसको बोला था कि नहीं, तुम घर छोड़ने की बात मत करो। अगर तुमको मेरे साथ ही सोना है और मेरे साथ ही रहना है तो तुम वैसे ही करो, मैं तुमको कुछ नहीं बोलूंगी, बस ये घर छोड़ने की बात कभी मत करना। तो वो मेरी बात पर चुप हो गया, मगर मैं अब बुरी तरह से परेशान रहने लगी थी। मुझे इसकी हरकतें और उसकी सोच बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि फिर वो क्या सोचने लगा था और किन कामों में पड़ गया था कि जिनकी मुझे समझ भी नहीं आ रही थी, मगर इसकी हरकतें मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगने लगी थी। अब मुझे अपने छोटे भाई की नजरें बहुत परेशान करने लगी थी। दिन में काम करते हुए भी मुझे इसकी नजरें खुद पर गड़ी हुई महसूस होती थी और वही मेरे पीछे पीछे ही रहता था। और रात होने के बाद जब मैं सोने वाली होती तो तब भी वो मेरे कमरे में चला आता था और कहता कि मैं यही सोऊंगा, मगर उसकी हालत अब मुझे बहुत घबराहट में गिरफ्तार करने लगी थी। अब मैं भी रातों में सो नहीं पाती थी और वजह इसका जागते रहना था। मैं कभी भी समझ नहीं पाती थी कि वो अगर मेरे साथ सोना चाहता था तो इसको फिर सो जाना चाहिए था, मगर वो जागता रहता था और मुझ पर ही नजर रखता था। इसका इस तरह जाग कर मुझे यूं जी भर कर देखना परेशानी में डाल गया था। फिर एक रात 2 बार मेरी आंख खुली तो ये देखकर मेरी रूह कांप गई थी, क्योंकि मेरा छोटा भाई जाग रहा था और मेरे बहुत करीब बैठा था। मैं बहुत घबरा गई थी और मेरे हाथों पैरों पर पसीना आने लगा था। मेरा सांस घुट रहा था, जैसे सीने में दबाव महसूस हो रहा था और मैं बहुत कोशिश के बावजूद भी हरकत नहीं कर पा रही थी और ना ही अपने भाई से कुछ भी पूछने की हिम्मत कर पा रही थी कि वो जागता क्यों रहता है और वो चाहता क्या है और क्यों मुझे घूरता रहता है। मैं अब बुरी तरह घबराहट का शिकार हो गई थी और अपने भाई की वजह से मेरी भी नींद उड़ चुकी थी और मैं दिन में भी आराम नहीं कर पाती थी। मुझे बहुत ज्यादा एहसास हो रहा था कि मेरा भाई बहुत बदल गया है और ये बदलाव बहुत गलत किस्म का था और लगता था कि कुछ है ऐसा जो मेरी समझ से बाहर था, मगर जो भी था बहुत गलत था। और फिर एक दिन मुझ पर अपने भाई की इस हालत का राज खुला था जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे और मैं जीने के काबिल भी नहीं रही थी। वो हकीकत जानकर मेरा दिल किया कि जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। इतनी बेइज्जती और इतनी घटिया हरकत मैं सोच भी नहीं सकती थी जो मेरे भाई ने की थी, और मेरे भाई की हरकत ने मुझे जीते जी मार डाला था और मैं बहुत ज्यादा दुख और तकलीफ में गड़कर रह गई थी। जो कुछ भी हुआ था वो मेरे होश उड़ाने के लिए काफी था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी कभी मुझे इस मोड़ पर हिलाकर खड़ा करेगी कि बाद में खुद से नजरें मिलाने के लायक भी नहीं रहूंगी। और इतना दुख मिला कि दिल कर रहा था मैं इस दुनिया से ही चली जाऊं और अपने छोटे भाई का बिल्कुल एहसास न करूं। उस रात मेरी जिंदगी बदल डाली थी जब एक रात तबीयत ठीक न होने की वजह से मैं जल्दी सो गई और तब नींद में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई झटके से मेरा बिस्तर पर बैठा है तो मेरी आंख खुल गई। और फिर उससे पहले कि मैं कुछ समझती मेरे भाई ने मेरे ऊपर, हम 2 ही बहन भाई थे और हमारी बदनसीबी कि हमारे माँ बाबा बहुत जल्दी हमें इस दुनिया में अकेला छोड़ गए थे। मैं इस वक्त 14 साल की लड़की थी और मेरा भाई 8 साल का था जब एक रोज हमें स्कूल भेजकर माँ बाबा अपने किसी जानने वाले के घर किसी के देहांत में गए थे और तब वापसी आते हुए मेरे माँ बाबा का बहुत बुरी तरह रोड एक्सीडेंट में मौत हो गया और वो दोनों मौके पर ही मर गए थे। मैं उस वक्त अपनी क्लास में बैठी पढ़ रही थी जब मुझे प्रिंसिपल ने बुलाया और ये खबर सुनाई थी। ये खबर मुझ पर बिजली की तरह गिर गई थी। मेरी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी कि मेरे इतने चाहने वाले मेरे माँ बाबा इस दुनिया से चले गए थे। मैं अपने माँ बाबा की मौत पर बहुत रोई थी। मेरी चीखने और तड़पने की आवाज़ें पूरे खानदान और मोहल्ले वालों को रुला रही थी, मगर मेरा छोटा भाई मेरे माँ बाबा के देहांत से बहुत ज़्यादा सदमे में चला गया था और बुरी तरह सहम सा गया था, जिसकी वजह से इसकी हालत खराब होने लगी थी। तब मेरे सारे खानदान वालों ने जैसे तैसे मेरे भाई को रुलाया तो वो इतना रोया कि मेरा दिल फटने वाला हो गया था और मैं अपना काम भूल गई थी। इसकी उम्र ही क्या थी जिसमें इसको माँ बाबा की जुदाई सहनी पड़ गई थी, और वो भी ऐसे वक्त में जबकि मेरा भाई अभी तक माँ बाबा के साथ ही सोता था और माँ बाबा का बहुत ज्यादा लाडला था। इस वजह से अब मेरे माँ बाबा की मौत पर उसका बहुत बुरा हाल हो गया था और फिर उसको दौरे पड़ने लगे थे और ये बहुत खतरनाक बात थी। हालांकि मेरे चाचू ने इसको किसी अच्छे से डॉक्टर से चेक करवा कर इसको नींद की दवाई देना शुरू करवा दी थी और मेरा भाई ज्यादातर बेहोश रहता था और इसको कोई होश नहीं रहता था कि घर में क्या हो रहा है और क्या नहीं। हमारे घर में 2 पोर्शन बने हुए थे, एक पोर्शन हमारा था और एक मेरे चाचा का था। चाचा के 2 ही बेटे थे और बेटी कोई नहीं थी, जिसकी वजह से चाचा मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते थे और अपनी बेटी का सारा शौक मुझ पर ही पूरा करते थे। और यही बात मेरी चाची को बहुत बुरी लगती थी। जाने उनको मुझसे क्या नफरत थी
कि जब भी मेरे चाचा मेरे लाड उठाते तो उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता था और उनको लगता था कि मैं उनके बच्चों का हक मार रही हूँ। जबकि चाचा के अलावा चाचा के दोनों बेटे भी मुझसे बहुत लगाव रखते थे और मेरे चाचा से बात करना उनको भी बुरा नहीं लगता था। मगर मेरी चाची सबकी वजह से मुझसे नफरत करने लगी थी। मगर मेरी माँ की वजह से कुछ कह नहीं पाती थी, क्योंकि मेरी माँ उनके मुकाबले में अमीर घराने की बेटी थी और गवर्नमेंट कॉलेज की हेड भी थी। यानी हर लिहाज से मेरी माँ का पलड़ा चाची से भारी था, जिसकी वजह से मेरी चाची मेरी माँ से दबी हुई थी। मगर माँ बाबा के देहांत के बाद से उनको मौका मिल गया था कि वो अपने दिल की भड़ास निकाले। इसलिए जब भी चाचा हमारी तरफ आते तो चाची भी पीछे चली आती और मुझे खूब बातें सुनाती कि मैं अब बच्ची नहीं हूँ, बड़ी हो गई हूँ और अपना और अपने भाई का ख्याल खुद रखा करूँ और घर की जिम्मेदारी भी खुद उठाऊं। मुझे चाची की बातें बहुत दुख देती थी और चाचा भी चाची की बातों से बहुत तंग होते थे, मगर कुछ कह नहीं पाते थे, क्योंकि फिर चाची बहुत अफसोस करती थी और चाचा उनको कुछ भी नहीं कह सकते थे, क्योंकि वो उनकी पसंद की बीवी थी। अभी मैं अपने माँ बाबा के मौत के सदमे से निकल भी नहीं पाई थी कि मुझे अपने भाई की हालत के साथ साथ चाची की तकलीफ वाली बातें और रवैयों ने बुरी तरह तोड़कर रख दिया था और मैं इस वजह से बहुत परेशान रहती थी और दिन रात रोती रहती थी और माँ बाबा को बहुत याद करती थी कि उनकी जिंदगी में हम लोग कितने अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। मगर अब अचानक से हमारा तख्ता ही पलट गया था और मुझे इस उम्र में जिंदगी की कड़वी सच्चाई को झेलना पड़ रहा था। मेरे चाचा भी हमारी वजह से बहुत परेशान थे, क्योंकि वो हम दोनों बहन भाई से बहुत प्यार करते थे, मगर चाची की वजह से वो हमें वक्त नहीं दे पा रहे थे और यही बात उनको बहुत तकलीफ देती थी कि उनके बच्चों से हम दोनों छोटे थे। मगर हालात की मार ने हमें अकेला कर दिया था और अब हर आए दिन चाची की नफरत बढ़ती जा रही थी। और फिर इस मसले का चाचा ने एक हल निकाला और मेरा रिश्ता अपने छोटे बेटे के साथ तय कर दिया। मगर ये बात सुनते ही चाची ने बहुत बवाल मचाया और चाचा से बहुत लड़ाई की और मुझे भी खूब गालियां दी और कहा कि रिश्ता किसी हाल में नहीं होगा। मगर जब चाचा नहीं माने तो वो रूठ कर मायके चली गई कि अब जब तक चाचा अपने फैसले से पीछे नहीं हटेंगे और अपना पोर्शन बेचकर कहीं और शिफ्ट होने का वादा नहीं कर लेते, वो वापस नहीं आएगी। उनके जाने का चाचा पर बहुत बुरा असर हुआ था, क्योंकि वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करते थे और अब उनकी बीवी मायके जा बैठी थी और माँ के जाने से दोनों बेटे भी बहुत परेशान हुए थे, क्योंकि उनको भी माँ के बगैर रहने की आदत नहीं थी। तब मजबूरन चाचा ने चाची की बात मानने का फैसला कर लिया और मेरे मामा को बुलाकर उनकी निगरानी में पूरा घर बिकवा कर हमारा हिस्सा मेरे मामा को दे दिया और अपना हिस्सा लेकर अलग घर खरीद कर वहाँ शिफ्ट हो गए। मगर जाने से पहले चाचा मामा की मौजूदगी में एक ऐसा काम कर गए थे जिसका चाची को पता नहीं था। बस वो इस काम से बहुत खुश थे कि उनकी चाहत पूरी हो गई थी। फिर चाचा के चले जाने के बाद मेरे मामा ने अपने घर वाले इलाके में हमारे लिए एक घर खरीदा और हम बहन भाइयों को वहाँ शिफ्ट कर दिया। इसके बाद मामा तकरीबन रोज ही हमारे पास चक्कर लगाते थे और हमारी हर जरूरत पूरी करते थे। मगर मामा भी हमें अपने घर लेकर नहीं गए थे, क्योंकि चाची की तरह उनकी बीवी भी हमें अपने साथ रखने को तैयार नहीं थी। इतनी छोटी सी उम्र में ही हम दोनों बहन भाई को अकेले रहना पड़ा था। मगर मैंने अब खुद को मजबूत बनाने की पूरी कोशिश की थी ताकि अपने भाई को खुद संभालूं और किसी की मदद ना लूं। फिर मैं घर रहकर ही प्राइवेट पढ़ाई की और फिर बीए किया और उसके बाद अपनी पढ़ाई को अलविदा कहकर अपने भाई की तरफ ध्यान देने लगी थी। दौरे वाली दबाव की वजह से मेरा भाई अपना बचपन तकरीबन खो ही चुका था। इसको बस माँ बाबा की थोड़ी सी बातें याद थी और वो सब भूलता जा रहा था और मैं भी यही चाहती थी कि वो सब भूल जाए ताकि उसके दिमाग में तकलीफ बिल्कुल ना रहे कि माँ बाबा की मौत के बाद चाचा की मजबूरी और चाची के कड़वे रवैये इसको याद ना रहे और ना ही वो दुखी हो। बस मैंने अपने भाई के दिमाग में ये बात बैठा दी थी कि माँ बाबा इसको डॉक्टर बनाना चाहते थे। तब से मेरा छोटा भाई अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस था, क्योंकि इसको डॉक्टर बनना था और हमें रुपए पैसों की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि माँ बाबा की गवर्नमेंट जॉब की वजह से उनकी पेंशन हमें मिलती थी। और फिर बाबा ने हमारे लिए मार्केट में 5 दुकानें लेकर किराए पर चढ़ा रखी थी, तो इस सबसे इतना पैसा आ जाता था कि हमारा घर बहुत आराम से चल रहा था और हमें किसी की मोहताजगी नहीं थी। और फिर गुजरते वक्त के साथ धीरे धीरे मामा ने भी हमारे पास चक्कर लगाना छोड़ दिया था। मगर अब मैं अकेले अपने घर को चलाने में माहिर हो चुकी थी और किसी के ना होने से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। हाँ, मगर अपनों के होते हुए भी अकेले रहना मुझे बहुत दुख दे जाता था। वक्त का काम है गुजर जाना और वो गुजर ही रहा था। मुझे भी धीरे धीरे हर काम की आदत हो गई थी और कभी किसी चीज़ का मसला नहीं हुआ था। मैंने अपना पूरा ध्यान अपने छोटे भाई पर लगा दिया था,
पर अब कुछ वक्त से मेरा भाई बहुत बदला हुआ सा महसूस होने लगा था और पढ़ाई का बहुत शौकीन मेरा छोटा भाई पढ़ाई से भी जी चुराने लगा था। और तो और उसने अपने दोस्तों के साथ खेलना भी छोड़ दिया था। और जब मैंने इससे पूछने की कोशिश की तो उसने मुझसे बदतमीजी से बात की और कहा कि वो अपनी मर्जी से रहना चाहता है और मैं इसके मामलों में ना बोलूं। मुझे इसकी ऐसी बातों से बहुत दुख हुआ और हैरानी हुई थी, क्योंकि वो ऐसा बिल्कुल नहीं था, बल्कि मेरी हर बात बहुत इज्जत से सुनता था और मानता भी था। मगर वो मुझे जवाब देने लगा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो रात में मेरे पास सोने की जिद भी करता था। मगर मैंने महसूस किया कि उसकी हालत अजीब होती थी और वह सोता नहीं था। और जब मैं पूछती तो कहता घोड़ी का दूध पिया है इसलिए ऐसी तबीयत हो रही है। मगर इसकी हालत और हरकतों ने मुझे बुरी तरह परेशान और घबराहट में उलझा दिया था और मैं अपने छोटे भाई के ऐसे बदलाव से बहुत डरी हुई रहने लगी थी। और फिर एक रात तो मेरे छोटे भाई ने मुझ पर कयामत गिरा दी थी। जब एक रोज तबीयत खराब होने की वजह से मैं जल्दी सो गई थी, तभी मुझे नींद में महसूस हुआ कि कोई मेरे बिस्तर पर बैठा है। तो मेरी आंख खुल गई और अपने भाई को अपने बहुत करीब बैठा देखकर मेरी घबराहट और डर से आंखें खुली की खुली रह गई थी। और इससे पहले कि मैं कुछ कहती, मेरे छोटे भाई ने मेरे ऊपर थप्पड़ों की बौछार कर दी थी और साथ साथ रोई जा रहा था और बोलता जा रहा था कि इससे अच्छा था आप भी माँ बाबा के साथ मर जाती, कम से कम आपकी वजह से मुझे इतनी जिल्लत न उठानी पड़ती। मैं अचानक से इसकी इस हरकत से बौखला कर रह गई थी और अपने भाई की हरकत और बातों ने मुझे बहुत हैरत में डाल दिया था। मगर ये सब क्यों कह रहा था? और अपनी बड़ी माँ जैसी बहन पर उसने हाथ उठाया था। तब मैंने बड़ी मुश्किल से इसको रोका और झटके से खुद से दूर किया और गुस्से से चीख कर बोली कि क्या बदतमीजी है, तुम होश में तो हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? और ये क्या बकवासबाजी कर रहे हो? मतलब क्या है तुम्हारे इस बात का? तो मेरी बात पर मेरा छोटा भाई नफरत से बोला कि हाँ, मैं पूरे होश में हूँ और आपकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। आपकी वजह से मुझे लोगों की बातें सुनाई पड़ती है। आपकी वजह से मेरे दोस्तों ने मुझसे दोस्ती तोड़ दी है। मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। मैं इसकी बात सुनकर हैरत में गुम रह गई थी। मुझे समझ नहीं आया था कि वह ऐसा क्यों कह रहा था। तब मैंने उसके हाथ थामे और उसको कहा कि मुझे खुलकर बताओ तुम क्या कह रहे हो। तब वो रोते हुए कहने लगा कि कुछ दिन से लोग मुझे देखकर इशारेबाजी करते हैं और मुझ पर बातें करते हैं, मगर मैं नहीं समझता कि लोग आखिर क्यों कर रहे हैं ये सब। और फिर एक रोज जब मैं दोस्तों के साथ खेलने गया तो मेरे दोस्तों की माँ ने मुझे ये कहकर वहां से भगा दिया कि तुम चरित्रहीन बहन के भाई हो और तुमसे दोस्ती करके हमारे लड़के खराब हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारी बहन से कोई लड़का अकेले में मिलने आता है और जब तुम स्कूल और खेल के मैदान में होते हो वो लड़का तब तुम लोगों के घर में आता है और तुम्हारी बहन के साथ अकेले में घर में वक्त गुजारता है। और अब आपकी वजह से मोहल्ले के आवारा लड़के भी मुझे परेशान करने लगे हैं। मेरा सुकून बर्बाद होकर रह गया है। ना मैं स्कूल जा सकता हूँ और ना ही खेलने, और ये सब आपकी वजह से हुआ है। बताए मुझे कौन है वो? तब अपने भाई की बात पर मुझे जिल्लत महसूस हुई थी। मैंने कहा कि मैंने अपने भाई के लिए क्या कुछ किया था और एक वो था जो मेरे साथ ये सब कर रहा था। मगर मैंने इसको कुछ नहीं कहा और उसके सामने पहली बार चाचा और मामा को कॉल मिलाई थी और उनको भी सारी हकीकत बताई थी। चाचा और फिर मामा को सुनकर मेरा भाई हैरान हुआ कि हमारे कोई रिश्तेदार भी है, क्योंकि अब कुछ वक्त से वो अपनी फैमिली के साथ बाहर के मुल्क जा चुके थे और चाचा चाची की वजह से हमारे घर नहीं आते थे, इसलिए मेरा भाई उनके बारे में कुछ नहीं जानता था। फिर मेरे चाचा ने मेरे भाई से बात की और कहा कि वो लड़का मेरा बेटा है और तुम्हारी बहन का पति है। अलग घर में जाने से पहले मैंने उनकी शादी करवा दी थी और अपने बेटे की जिम्मेदारी दी थी कि वो तुम दोनों को अकेला ना छोड़े और तुम लोगों के पास चक्कर लगाया करे। और तुम्हें इसलिए नहीं पता था कि माँ बाबा की मौत के बाद तुम्हारी हालत खराब थी और तुम्हारा दिमाग सुकून करने के लिए तुमको दवाई दी गई थी और इस वजह से तुम सबको भूल चुके थे। और तुम्हारी बहन चाहती थी कि जब तक तुम्हारा मेडिकल में एडमिशन नहीं हो जाता, जब तक तुम्हें किसी बात के बारे में ना बताया जाए, इसलिए तुम इन सब से अनजान थे। अब अपनी दीदी से माफी मांगो जिसने तुम्हारे खातिर अपने आप को भुला दिया और शादी का नाम भी नहीं ले रही थी कि तुम पढ़ाई पूरी कर लो, और तुमने लोगों की बातें सुनकर अपनी बहन से कुछ नहीं पूछा और उसके साथ इतना गलत रवैया किया। चाचा की बात सुनकर मेरा भाई बहुत शर्मिंदा हुआ और मुझसे माफी मांगने लगा, मगर मैं बहुत ज्यादा दुखी हुई थी और मैंने इसको कमरे से निकाल दिया कि अभी मुझ में हौसला नहीं था कि उसको कुछ कहती या माफ करती। अभी मुझे कुछ वक्त लगना था इस तकलीफ से निकलने के लिए, मगर मैं जानती थी कि मैं ज्यादा देर तक किसी से नाराज नहीं रह सकती थी। ये तो फिर भी मेरा भाई था, मगर कभी कभी हमें भी कुछ वक्त चाहिए होता है पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ने के लिए। मैं भी अपने आप को वक्त देना चाहती थी। फिर वक्त के साथ साथ मैंने अपने भाई को माफ कर दिया था और अब मैं अपने पति के साथ और अपने भाई के साथ एक ही घर में रहने लगी थी। और चाची को भी ये बात पता चल गई थी कि चाचा ने मेरी शादी
अपने बेटे से करा दी थी और चाची ने भी मुझे स्वीकार कर लिया था। धन्यवाद दोस्तों।